Great. Good evening, guys. Hi, I'm Kanchan Gupta. Channel is UGC Education P2, yani paper 2. And I am here back with the SSP paper है. This is the लेटेस्ट पेपर ऑफ पीजी एग्ज़ाम जो अभी हुआ था 2023 का एग्ज़ाम पेपर है. थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ बट अभी जो आने वाला पेपर है उसके पर्पज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें होंगे और इसमें सॉल्व करते हैं. एंड इसमें बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी. एंड जो भी क्वेरीज होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. सो फॉर दैट पर्पस मैं जो है क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ. और उससे पहले जो इसे जो है 2016 2018 2020 आई थिंक सो ऑलमोस्ट जो भी एग्जाम्स हैं एसएसपी के प्रीवियस ईयर जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं मैं आपको सब प्रोवाइड करूंगी. आपको सब एक जगह मिल जाएगा बड़े ही आराम से, ताकि आप आने वाला जो क्वेश्चन पेपर है, आने वाला जो क्वेश्चन है एसएसपी लेक्चर नॉन एडेड कॉलेजेस का, वो आप इजीली यहाँ पे से प्रैक्टिस कर सकते हैं. बाकी बात रही कंटेंट की, वो भी कंटेंट भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, तो उसकी चिंता मत कीजिए, लेकिन अपनी प्रैक्टिस को रुकने मत दीजिए. एंड चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी एग्जामिन करता है इश्यूज को. कौन से इश्यूज को? जो कि हमारे नेचर ऑफ रियलिटी से है. कीवर्ड हमें मिल चुका है रियलिटी. तो क्या है रियलिटी से जो हमारा कीवर्ड निकल के आता है वो यहाँ पर आता है मेटाफिजिक्स. ठीक है जी. क्या आता है? मेटाफिजिक्स. थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा आंसर्स का, लेकिन हमारा जो पर्पस है वो कोई सॉल्व नहीं, सिर्फ डिस्कशन पर्पस है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ फिलोसफी हमारी स्टडी करता है वैल्यूज को. वैल्यूज क्या है? वैल्यूज को स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सियोलॉजी. और अगर हमें नॉलेज का पता लगाना है, नॉलेज के लिए हम यूज करते हैं कि व्हाट इज द काइंड ऑफ नॉलेज इज हेयर, हम एपिस्टेमोलॉजी यूज करते हैं. ये तीन ब्रांचेस हमने पढ़ी हुई हैं. थर्ड पे आ जाओ, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ 19th सेंचुरी फाउंडर ऑफ एक्सिस्टेंशियलिज्म. तो कई क्वेश्चन पेपर्स में 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी इस तरीके से दिया गया. जो 19th सेंचुरी का है, जो 19th सेंचुरी का है वो है सोरेन किरकेगार्ड. ठीक है. 19th सेंचुरी का. और अगर हमें 20th सेंचुरी का आएगा तो आएगा सात्रे. ठीक है. ये है 19th सेंचुरी के, और ये सॉरी 20th सेंचुरी का है, और ये है सोरेन किरकेगार्ड. राइट. आ जाओ नेक्स्ट पे. आई हेट बुक्स, दे टीच अस टॉक टू व्हाट वी डाउट डू नॉट नो. कि हमें बुक्स पसंद नहीं है, एंड दे टीचर्स, हमें वो पढ़ाया जाता है टू टॉक ऑफ व्हाट वी डोंट नो, जो हमें नहीं पता. सो हु पास्ड दैट दिस स्टेटमेंट, ये पास किसने किए? तो बुक्स को हेट करने वाले कौन थे? वो थे रूसो, बिकॉज दे बिलीव इन द नेचुरलिज्म, और नेचुरलिज्म पे फोकस करते थे. ठीक है जी. नेक्स्ट पे आ जाओ. यस, फिफ्थ क्वेश्चन पे आओ. Which of the following is the essence of existence according to the existentialist? क्या मतलब है? क्या है? यूनिटी विद द अल्टीमेट रियलिटी. रियलिटी के साथ एक यूनिटी है. प्लस यहाँ पे है स्पिरिचुअल गुड और हैप्पीनेस की बात हो रही है. टेंशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस विच एडिशन लोनलीनेस एंड एंजाइटी क्रिएट करता है. एंड द कॉन्टिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करता है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर लगा लेना सी. ठीक है. सिक्स पे आ जाओ. विच टाइप ऑफ इन्वायरमेंट इज रिकमेंडेड बाय रिकंस्ट्रक्शनिज्म. रिकंस्ट्रक्शनिज्म होता है जिसमें चीज़ें रिकंस्ट्रक्ट होती हैं. तो उसमें डेमोक्रेटिक है, ऑथोरिटेटिव नहीं, डिक्टेटरशिप नहीं. इस दोनों ही चीज़ें जो एक इंडिविजुअली को फोकस करती है, लेकिन यहाँ डेमोक्रेटिक आएगा कि हम जो रिकंस्ट्रक्शनिज्म की बात करते हैं वो डेमोक्रेटिक है. ठीक है. सेवेंथ पे आओ. Seventh, which of the following aspect is emphasized by the reconstructionism के ऊपर दोस्त दूसरा क्वेश्चन है. ये इज प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स. जब हम किस एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, जब हम रिकंस्ट्रक्शनिज्म की बात कर रहे हैं कि हम प्रमोशन करना चाहते हैं रीजनिंग का, या हम स्टडी ऑफ द ग्रेट बुक्स की स्टडी करना चाह रहे हैं, या सोशल रिवोल्यूशन की बात करेंगे, नो वैल्यूज इन एग्जिस्टेंस की, कोई भी वैल्यूज एग्जिस्टेंस में नहीं है. तो उसका क्लियर कट आंसर है सेवन का. वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल रिवोल्यूशन, बिकॉज रिकंस्ट्रक्शनिज्म मतलब सिचुएशंस को, वैल्यूज को रिकंस्ट्रक्ट करते रहना, हमारी सोशल में, सोसाइटी में रिवोल्यूशन लाना है. ठीक है. वो इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ पेरिनलिज्म. पेरिनलिज्म फोकस करता है फिक्स्ड वैल्यूज पे, कि जो फिक्स्ड है, जो चलती आ रही है. ठीक है. फादर ऑफ पेरिनलिज्म अकॉर्डिंग टू विकी. यस. तो इसके फादर जो है वो है, बिकॉज पेरिनलिज्म वॉज ओरिजिनली हमारा रिलीजियस है तो नेचर में, जैसे थॉमस एक्वेंटिस ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है. उन्होंने जो है 13th सेंचुरी में लेकर आए थे इसको. और अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो जॉन हेनरी न्यूमैन ने प्रेजेंट किया था इसको. ठीक है. अब
नेक्स्ट आ जाओ। ये हो गया जॉन एक्विंटिस ने, ठीक है, 13th सेंचुरी में। नाउ द 99th क्वेश्चन ये है कि फीचर बताना है आपको पेरिनलिज्म का। फीचर क्या है? इट प्रमोट करता है, क्या फीचर है इसका? इट प्रमोट्स द ह्यूमन एज अ रैशनल, कि उन्होंने ह्यूमन को एज अ रैशनल माना है रादर देन इमोशनल बीइंग। क्या लगता है आपको? एंड द सेम एजुकेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ड्यू टू द कंसिस्टेंसी ऑफ ह्यूमन नेचर की कंसिस्टेंसी के कारण सब सारी बच्चों को एक ही एजुकेशन देनी चाहिए। प्लस इट फॉस्टर्स द इंडिविजुअलिज्म एंड प्रोग्रेस चेंज एंड सपोर्ट्स करिकुलम फॉर पर्सनल नीड्स के अकॉर्डिंगली हमें जो है चेंजेस प्रोग्रेस करनी चाहिए अपनी पर्सनल नीड्स के बेसिस पे। या इट फोकस करता है एवरग्रीन आइडियाज पे। यस, सो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। यहाँ ओके, आपसे पूछा गया था नॉट में। मैंने आपको पैनलिज्म अभी बताया। पैनलिज्म कहता है फिक्स्ड आइडियाज, तो एवरग्रीन आइडियाज है मतलब वही आइडियाज, वही यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमेशा से चलता आएगा। फिर सेम एजुकेशन देने की बात की फॉर ऑल ड्यू टू द कंसिस्टेंसी ऑफ ह्यूमन नेचर की जो कंसिस्टेंसी है, मतलब ह्यूमन नेचर में कुछ कंसिस्टेंसी है उसके बेसिस पे कुछ सेम एजुकेशन हमें देनी चाहिए। एंड इट ऑल्सो प्रमोट करता है रैशनल थिंकिंग को, ना कि हम इमोशनल बीइंग्स को। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10th पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑरबिंदोस सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जो ऑरबिंदो हैं उनके लिए नॉट एप्लीकेबल है। एक टीचर शुड बी फिलोसोफर, अ टीचर शुड बी एन इंटीग्रल योगी, ये तो है, ये भी करेक्ट है। इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ टीचर। अच्छा, टीचर शुड बी इंटेलेक्चुअली एक्सीलेंट होना चाहिए एंड द टीचर शुड हैव एन इंटीग्रल पर्सनालिटी। उसके अंदर एक इंटीग्रल पर्सनालिटी होनी चाहिए, तो हमें नॉट ढूंढना है, दैट इज द इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस वाला सी ऑप्शन। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है वो इंटेलेक्चुअल एक्सेलेंस हो, बस उसमें टीचर क्या होना चाहिए, एक ग्रेट टीचर होना चाहिए, एक ग्रेट जो है गाइडेंस अच्छी प्रोवाइड करे इस तरीके से। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि देयर शुड बी इंटेलेक्चुअल एक्सेलेंस, राइट। आ जाओ 11th पे। लिटरेसी कहते हैं इज नीदर द बिगनिंग नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन। लिटरेसी के बारे में जो अच्छी, मतलब जिन्होंने फिलोसोफर ने जिस पे फोकस किया वो कौन से फिलोसोफर थे लिटरेसी को लेकर? वो फिलोसोफर थे महात्मा गांधी। लिटरेसी, इन्होंने ये भी बोला था कि लिटरेसी इज नॉट एन एजुकेशन, मतलब लिटरेसी एजुकेशन स्टार्ट नहीं करती है, कुछ ऐसा इन्होंने जो है लिटरेसी के बारे में बोला था। सो लिटरेसी एक की वर्ड है, अगर इसमें अब कई बार होता है आपको चीजें लर्न नहीं होती हैं, तो दिस इज द फोकस वर्ड। इम्पोर्टेंट जहां भी देखोगे वहाँ महात्मा गांधी लगाना, क्योंकि महात्मा गांधी ने लिटरेसी वर्ड पे फोकस किया था। 12th क्वेश्चन पे आओ। who is the father who is the following stated nothing can be for, कि nothing can be for कुछ भी जो है who किसने स्टेट किया था? ये स्टेट किया गया था बाय, यस, और बिंदु द्वारा। ठीक है, उसके बताओ 13 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज कॉल्ड इंसाइक्लोपीडिया और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म, की बुद्धिज्म की टीचिंग्स, बुद्धिज्म की जो बातें हैं, हमने पढ़ा था ना अभिदमन जो है उसमें पित्त का, तो ये वाला आएगा इंसाइक्लोपीडिया जो है, ए ऑप्शन आएगा यहाँ, ये नहीं। यस यस यस, ओके। सो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर जो है ये लगाएंगे ए, अभिधाम पित्त का। ठीक है, ए, 13 का ए लगाएंगे। ओके, 14 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट द गीता ऑफ बुद्धिज्म। गीता बोला गया है धाम पद। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट थे दोनों। ठीक है, उसके बाद 15 में आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स वाज नॉट द नेम ऑफ महावीर स्वामी, का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, उसके बाद आओ 16 पे।
एक मिनट। Yes, yes, guys. Sorry. Yes. So there is something on the door, at the door. Sorry. Chaliye. Let's continue. Yes, we are at the 16 number question. Who among the following was the first founder of Jainism? जैनिज्म के फर्स्ट फाउंडर का हमें नाम बताना है, तो वो थे ऋषभदेव। ठीक है, ओके। नाउ द 17 अकल्चरेशन, बहुत बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया था 2023 में भी। अकल्चरेशन जो है वो सोशियोलॉजी से लिया गया है। तो उसका क्या मतलब है, किस तरह का प्रोसेस है? डेवलपिंग द क्वालिटीज अफेक्टिंग द कल्चर ऑफ अ नेशन। ये जो है कल्चर हमारे नेशन का जो कल्चर है उसको अफेक्ट करता है। एक्सेप्टिंग द मोटिवेशन रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कल्चर। फिर है एक्वायरिंग एंड अडॉप्टिंग द अदर कल्चर ट्रेट्स। दिस वन इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, कि हम कल्चर लेते हैं दूसरों का, हम दूसरों के वैल्यूज बिलीव्स को रखते हैं थ्रू द कॉन्टिन्यूस कॉन्टेक्ट एंड इंटरेक्शंस के थ्रू हम लोग दूसरे के कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं। 18 पे विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कॉन्स्टिट्यूट्स द सोशल चेंज। इसमें से कौन सा ऐसा चेंज है जो सोशल चेंज में आता है? एक्सपेंशन इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज, चेंज इन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। किसमें लगता है आपको? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव में, कि जब भी हम टेक्नोलॉजी का एक्सपैंड करते हैं तो हम सोशल चेंज लाते हैं, सोसाइटी में चेंज आता ही आता है। अगर हम चेंज किसी के आइडियोलॉजी में, किसी की वैल्यूज में चेंज लाते हैं, या चेंज इन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में, किसी के इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, वो सब चेंजेस हमारी सोसाइटी में चेंजेस के बराबर है ना। सोसाइटी में जो हमारा चेंज है इन सब की वजह से आता है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट 19 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन? नॉट में बताना है कि इसमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इट डेवलप्स टेक्नोलॉजी, यस। सो इट डेवलप्स टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कल्चर ऑफ द सोसाइटी। जब भी हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज बेस्ड ऑन ओनली द साइंटिफिक अप्रोच। इट इज अडॉप्शन ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ कल्चर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज एंड इट फोकस ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटीज इनटू द मॉडर्न वंस। तो हमें, आपको क्या लगता है इसमें? इसमें लगता है यस, सी ऑप्शन आएगा इसमें, कि हम मॉडर्नाइजेशन की नॉट की बात जो कर रहे हैं, कि अडॉप्शन ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ कल्चर ऑफ यूरोपियन, कि अगर हम किसी यूरोपियन कंट्रीज के कल्चर को अपना रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो क्या एक मॉडर्नाइजेशन है? नहीं। ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी में चेंज आना, सोशल चेंज में चेंज आना, वो ओवरऑल डेवलपमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न वंस बन जाना, इन सबको हम मॉडर्नाइजेशन में काउंट करते हैं। क्लियर है? आ जाइए 20 पे। विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहता है कि एजुकेशनल और इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है वीकर सेक्शन का, हमें उसे प्रमोट करना चाहिए और उनको सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जो है उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। तो ये आर्टिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये आर्टिकल आता है 46 पे।
ये कौन सा आर्टिकल है? 46। ठीक है, आर्टिकल है 46। 21 पे आ जाओ। फ्रॉम द पियाजेस पॉइंट ऑफ व्यू, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, कि जब हम बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब एक न्यू इन्फॉर्मेशन को हम लेते हैं, देखिए जो ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड स्कीमा। ठीक है, जो हम ऑलरेडी कॉमन सेंस होती है वो चीज़ होती है स्कीमा, लेकिन व्हेन वी आर गेटिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। एसिमिलेट करना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। नाउ द 22 नंबर 22 में आता है कि इन पियाजे की थ्योरी में जो हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो हम प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं, कौन सी स्टेज की? प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो हम बात कर रहे हैं, वो क्या कहता है? वो एक सेंटर थॉट का सेंटर में आना, मतलब कि आपके जो विचार हैं वो बहुत ही सेंट्रलाइज्ड हो गए हैं, आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू बन गए हैं। हाइपोथेटिको इज द फॉर्मल वंस, फॉर्मल जो ऑपरेशनल स्टेज है इनमें, फॉर्मल स्टेज जो है उसकी बात हो रही है। कंजर्व एंड सीरिएशन, ऑब्जेक्ट को कंजर्व करना, ये इससे ऊपर वाले लेवल की बात है, ऑपरेशनल स्टेज की बात है, जहां हम सीरिएशन की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज ऑल्सो अ फॉर्मल, तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ द थॉट इज द प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्लियर है? समझ के चलेंगे तो कभी गलत नहीं करेंगे। 23 पे आ जाओ। 20। हाँ जी। Yes. So here 23, which of the following models of instruction empirically demonstrate करता है optimum use of the principle of successive approximation, जो है वो हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग का पार्ट है, एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है। ठीक है। 24, which of the following theories advocates कि children learn by observing और imitating? मिंडोरा की थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है। यस।
Yes. So 25th, फाइंड द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी कैसे होती है, बाय दी बेंडूरा। सो फर्स्ट वी अटेंड, यानी कि अटेंशन, किसी चीज को अटेंशन देना, एंड देन उसकी रिटेंशन, हाउ मच यू रिटेन दैट इन्फॉर्मेशन। अगर आपने कोई चीज देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपने उससे क्या सीखा, रिटेंशन। प्रोडक्शन, उससे क्या सीख कर आपने यूज किया और उससे क्या आपने मोटिवेशन लिया। तो इस तरीके से ये सीरियल ऑर्डर है यहाँ पे, राइट। चलो नेक्स्ट 26, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ द गैगनेज थ्योरी, की जो हाईएस्ट स्टेज होती है दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज। नेक्स्ट आते हैं 27 पे, हु इज द फाउंडर ऑफ मास्टरी लर्निंग। मास्टरी लर्निंग के फाउंडर कौन थे? यस, ब्लूम टेक्सोनॉमी है जिन्होंने मास्टरी लर्निंग के बारे में बात की थी। 28 पे, हु ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नोन एज अ मल्टीपल इंटेलिजेंस। किसने दी थी? गार्टनर ने। ही टॉक्स अबाउट द मल्टीपल इंटेलिजेंस, की मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है इंसान के पास एक वक्त में। ठीक है, उसके बाद आइए 29 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव। प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है, तो उसका आंसर रहेगा मीनांस होता। ये एक तरह की इन्वेंट्री है। क्या है ये? इन्वेंट्री। 16 PF किसने दिया था? कैटल थ्योरी में, मतलब कि कैटल ने दिया था 16 PF, जिसमें हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं 16 PF में, पर्सनालिटी फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, 31 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज एम्फसाइज्ड बाय द इस्लामिक एजुकेशन फॉर इनकलकेशन। आपको ये बताना है, जब हमें इनकलकेशन करना होता है उस पर बेस्ड हमारी ह्यूमिलिटी एंड नॉबिलिटी इज द वैल्यूज। ये दो ऐसी वैल्यूज हैं इस्लामिक एजुकेशन में जो इनकलकेशन के लिए काम में आती हैं। 32 पे, who was awarded the degree of alam in Islam education। अलाम की डिग्री किस बच्चे को मिलती है? हु एक्वायर्ड द स्पेशल नॉलेज इन साइंस, जिसको साइंस में अच्छा किया है जिसने, या हु जिसने स्किल नॉलेज अच्छे से ली है, या जिसने नॉलेज इन मेडिसिन, मेडिसिन में अच्छी नॉलेज है, या स्पेशल नॉलेज इन रिलीजन, रिलीजन में अच्छी नॉलेज है। इसमें तो ये आएगा डी। ठीक है, जिसने रिलीजन में स्पेशल नॉलेज लिया है उसको अलाम की डिग्री मिल जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ओके, सो चीफ एम ऑफ इस्लामिक एजुकेशन का चीफ एम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर करना, मटेरियल प्रोग्रेस करना, डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक किंगडम की डेवलपमेंट है, प्रोपगेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम है। किस तरह का है? क्या करना मेन चीफ एम रहता है? द एम ऑफ इस्लामिक एजुकेशन इज द प्रोपगेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम। कि जो इस्लाम में क्या होता है, जो आप पढ़ के निकले हैं वो आपको एक्सपेंड करना होता है, आपको नॉलेज एक्सपेंड करनी होती है, तो वो जो है चीफ एम कहलाता है। आ जाओ 34 पे, एट वॉट एज, किस एज में एजुकेशन वॉज स्टार्टेड विद द सेरेमनी ऑफ बिस्मिल्ला। बिस्मिल्ला की जो सेरेमनी होती है मुस्लिम पीरियड में, वो कौन सी स्टेज पे होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 4 years 4 months and 4 days। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। 35 पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए मैग्मा कार्टा इन इंग्लिश एजुकेशन। जो इंग्लिश एजुकेशन में मैग्मा कार्टा किसको बोला गया था? तो इसका आंसर आप लगाएंगे ए, वुड्स डिस्पैच को। क्या लगाएंगे? ए, वुड्स डिस्पैच। ठीक है, 36 पे आ जाओ। 36 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वॉज अपॉइंटेड इन 1929 में। किस कौन सी कमेटी को जो है अपॉइंट किया गया था? ये डिटोरेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब जब हमारी एजुकेशन जो है वो डिट्रॉय हो रही थी, कम हो रही थी, लोग पढ़ने नहीं आ रहे थे, या एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी, तब एक कमेटी अपॉइंट की गई थी। वो कमेटी का नाम था, क्या था उस कमेटी का नाम? द कमिटीज नेम इज द हार्ट ऑफ कमेटी। हार्ट ऑफ कमेटी। 37 पे आ जाओ। इन विच ईयर मैकॉले पेन्ड हिज मिनट्स ऑन एजुकेशन। पेन मतलब लिखा। मैकॉले ने मिनट्स जो लिखे थे एजुकेशन के ऊपर, वो कौन से साल में लिखे थे? ये क्वेश्चन भी बहुत बार नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1835 में। ठीक है, आ जाओ 38 पे। 38 में कहता है, विच एजुकेशन प्लान recommended in 1944 फॉर यूनिवर्सल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 11 years। 6 to 11 years की बात कौन से प्लान में की गई थी? वुड्स डिस्पैच में, मैकॉले प्लान में, सर्जेंट में, या हार्टॉक में? कौन से प्लान में की गई थी? तो उसका करेक्ट आंसर हम करते हैं। द करेक्ट आंसर इज सर्जेंट प्लान। द करेक्ट इज सर्जेंट प्लान।
आ जाओ नेक्स्ट पे। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द हंटर कमीशन, हंटर कमीशन से रिलेटेड नहीं है। सो इट वॉज, यस, सो इट वॉज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपल, कि ये लॉर्ड रिपल ने किया था। इट रिकमेंडेड दैट प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इम्पॉर्टेंट इन वर्नाकुलर मीडियम, वर्नाकुलर मीडियम में होगा। इट रिकमेंडेड द लिटरेसी एंड वोकेशनल एजुकेशन सेकेंडरी लेवल पे होगा, एंड इट्स रिपोर्ट इज कंसिडर एज अ मैग्ना कार्टा। तो इसका डी आंसर करेक्ट होगा, हंटर कमीशन से जो रिलेटेड नहीं है, हंटर कमीशन से जो रिलेटेड नहीं है वो है डी। नाउ 40 कि हु इज द फादर ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, कंपैरेटिव एजुकेशन के फादर मार्क एंटोनियो जुलियन को बोला गया था कि ही इज द फादर ऑफ कंपैरेटिव। 41 में रिसर्च अंडरटेकन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, रिसर्च अगर हम करते हैं कि नॉलेज को बढ़ाने के लिए, मतलब फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, तो हम उसे प्योर रिसर्च बोलते हैं। 42 में और रिसर्च अंडरटेकन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एन इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए हम एक्शन रिसर्च यूज करते हैं। 43 में आओ, वाइल टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, जब हम टेस्ट कर रहे हैं सो कौन सी एरर होने की संभावना होती है। ऑब्वियसली या तो टाइप 1 हो जाएगी या टाइप 2 हो जाएगी। टाइप 1 हो जाएगी कि करेक्ट है लेकिन हमने गलत आंसर उसको इंटरप्रेट कर दिया, और टाइप 2 हो जाएगी कि वो ऑलरेडी गलत था लेकिन हमने उसको सही इंटरप्रेट कर दिया हाइपोथेसिस को। अब आता है 44, एक ब्लूप्रिंट होता है रिसर्च वर्क का, रिसर्च जो भी हमने किया है उसको हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, उसको रिसर्च डिजाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसर्च डिजाइन। ठीक है, 45 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल्स इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी, आपको बताना है इसमें से एग्जाम्पल देना है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। ठीक है, तो वो है कोटा। 46 पे आते हैं, डिफरेंस बताना है आपको स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर का। डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर। स्टैटिस्टिक जो होता है ना वो रेगुलर होता है। स्टैटिस्टिक जो है वो हमें पॉपुलेशन के बारे में बताता है, और स्टैटिस्टिक, यस, कहाँ पे क्वेश्चन है, विच क्वेश्चन, ये जो स्टैटिस्टिक है इट टॉक्स अबाउट द पॉपुलेशन। ठीक है, हम जो भी बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, और जो पैरामीटर होता है दे आर टेकिंग ओनली द टारगेट, यानी कि सॉरी, जो हम स्टैटिस्टिक, ये होती है होल पॉपुलेशन, ये टारगेट। पैरामीटर जो होता है ना वो होल पॉपुलेशन का निकलता है, होल पॉपुलेशन का, और जो हम स्टैटिस्टिक लगाते हैं ये हम लगाते हैं टारगेट पॉपुलेशन के ऊपर। इसको जो हम स्टैटिस्टिक लगा रहे हैं वो एक सैंपल मीन आता है, इसको बोलते हैं सैंपल मीन, और इसमें जो आता है वो आता है पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन, बिकॉज यहाँ पे जो है पूरी पॉपुलेशन का पैरामीटर जो है वो होल पॉपुलेशन में निकाला जाता है। तो पैरामीटर्स हो गया। और अगर जब हम इनका डिफरेंस की बात करते हैं तो वो होता है सैम्पलिंग, वो होता है सैम्पलिंग एरर। ठीक है, क्लियर है? पैरामीटर जो होता है वो एंटायर पॉपुलेशन का होता है, तो इसलिए पॉपुलेशन मीन कहते हैं जिसमें से निकाला जाता है डिफरेंस को। और जो स्टैटिस्टिक होता है वो टारगेट पॉपुलेशन जो होता है हमारा सैंपल का मीन होता है, जो हम सैंपल निकालते हैं। ठीक है, आ जाओ 47 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड एम्प्लॉय करता है इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, जो है हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च में निकालते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल का। सो एक्सपेरिमेंटल मेथड के 3 जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ये है मैनिपुलेशन करना। ठीक है, मैनिपुलेशन करना, ऑब्जर्वेशन और रेप्लिकेशन करना, यस ये दोनों है। फिर कंट्रोल ऑफ द ग्रुप, यस ये भी है। जो नहीं है वो ये है एब्सेंस ऑफ द ट्रीटमेंट ग्रुप, ये नहीं है। 49 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड रिसर्च कंट्रीब्यूट करता है मोस्ट ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एज अ साइंस। तो अगर हमें इसके ऊपर रिसर्च करनी है
तो मोस्ट हमली हम एक्सपेरिमेंटल मेथड लगाएंगे। 50 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू ऑल द ट्रू और क्वासी। जब हम ट्रू एक्सपेरिमेंट और क्वासी जो है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बात करते हैं, तो इन दोनों में जो कॉमन है इज कॉमन टू ऑल। आपको जो कॉमन है वो है कंट्रोल ग्रुप, इनमें कंट्रोल ग्रुप तो होगा ही होगा, बाकी रेंडमाइजेशन, प्री पोस्टिंग, ये सब बदलता रहेगा, लेकिन जो मोस्ट कॉमन चीज है वो है इसका कंट्रोल ग्रुप। क्लियर? आ जाइए 51 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। हमें क्वालिटेटिव रिसर्च का बताना है कि इसमें से एग्जांपल क्या है। एक्सपेरिमेंटल, एक्सपोज्ड एंड डिस्क्रिप्टिव ये अलग है, क्वालिटेटिव इज द ग्राउंडेड थ्योरी। 52 इन विच ऑफ द टाइप ऑफ रिसर्च, किस तरह की रिसर्च जो है कंक्लूजन्स कैन नॉट बी जर्नलाइज्ड, जहां हम कंक्लूजन्स को जर्नलाइज नहीं करते हैं अदर सिचुएशंस में, बिकॉज इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव। हम किस तरह का एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखते हैं, जब हम हिस्टोरिकल है ये नहीं है। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, ये भी एक स्टार क्वेश्चन है कि जो कंक्लूजन से कैन नॉट बी जर्नलाइज, तो ये याद रखना, इट्स कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव, कि जहाँ कंक्लूजन जर्नलाइज नहीं होते हैं। 53 विच मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, हम स्टेबल जो है मेजर्स में करते हैं, यानी कि जिसको हम मोस्ट स्टेबल मेजर कहते हैं वो है मीन। ठीक है, मीन। 54 पे आ जाओ, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज एज अ, जहाँ पे एक्सट्रीम स्कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो होता है मीडियन का। राइट, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज्ड व्हेन देयर इज एक्सट्रीम स्कोर्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, काफ़ी सारे एक्सट्रीम स्कोर्स दिए होते हैं, तो ये हम मीडियन यूज करते हैं। 55 पे आ जाओ, विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इग्नोर द साइन ऑफ डेविएशन, डेविएशन के साइन को मीन डेविएशन इग्नोर करता है। राइट, नेक्स्ट 56, वेन देयर इज अ नीड फॉर क्विक कॉम्पिटिशन, जब हमें कोई एक जल्दी से कैलकुलेशन करने की जरूरत होती है, जब हम डिस्पर्जन चेक करते हैं, उस टाइम पे हम गैस रेंज निकालते हैं, जहां हम अपर और लोअर को माइनस कर देते हैं, तो हमारा फटाफट से डिस्पर्जन निकल आता है, तो सबसे क्विकेस्ट मेथड है रेंज। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज वाइडली यूज्ड एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, हम वाइडली बहुत ज़्यादा जो मेथड यूज करते हैं वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। वो है कौन सा? सी, स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर आ जाओ 58 पे, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो कर्व रहता है, जब भी हम कुटोसिस में बात करते हैं तो हमारा एक होता है फ्लैटनेस पे, एक होता है इस तरीके से कुछ, थोड़ा सा मेरा ठीक से नहीं बना होगा, और एक होता है बहुत ही ज़्यादा जो ये क्रॉस में आएगा, ये थोड़ा सा फ्लैट होता है। तो जो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का आपको देता है, ये होता है लेपो पी। तो ये जो सबसे ऊपर जो पीक पे होता है वो होता है लेप्टो, जो मीडियन होता है वो होता है मेसोकर्टिक, एंड जो एलएमपी करके इसको याद रखिएगा, एलएमपी, ठीक है, यानी कि लेपो जो है लेप्टो एंड मेसो एंड द प्लेटो। तो ये हाइपो तो ये होता ही नहीं है, तो मेसो होता है जिसे नॉर्म एनपीसी कर्व के बराबर सा दिखता है। ठीक है, 59 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ एसिमेट्री, जो एसिमेट्री करता है, जैसे बाय सिलेक्शन हो रहा है तो ये भी बाय जो है आपका एसिमेट्री शो करेगा। एरर आ गई है एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग में, ये भी एसिमेट्री, पुअरली कंस्ट्रक्शन हो गया टेस्ट का, तो ये भी एसिमेट्री ही शो करेगा, है ना। 60 पे व्हेन व्हेन जो है बिटवीन ग्रुप वेरिएंस, जब हम निकालते हैं ग्रुप वेरिएंस के बिटवीन निकालते हैं ग्रेटर, एंड विद इन अ ग्रुप वेरिएंस निकालते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स में बी एस्क्राइब्ड एज अ सैम्पलिंग एरर। तो ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है, इट कम्स ऑन द शिफ्ट 214, जो भी इसी साल में पेपर हुआ है उसमें ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 61 पे आ जाओ कि व्हाट विल बी द टी स्कोर, टी स्कोर और जेड स्कोर का जो अगर रिलेशन है, जैसे यहाँ पे टी इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है, तो हम यहाँ लगाते हैं 10, ठीक है, और जेड स्कोर आपको दिया हुआ है डबल हो जाएगा एंड द 50, तो ये हो गया 20 + 50, दिस इज कॉल्ड 70। इस तरीके से तो ये फॉर्मूला याद रखें ना, ये रिलेशन है, टी और जेड स्कोर का रिलेशन है। ठीक है, 62 पे आ जाओ, इफ द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स, अगर दो वेरिएबल का वैल्यू निकालना है सेम डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव शो करेगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। राइट, काई स्क्वायर जो होता है वो एक तरह का फ्रीक्वेंसीज चेक करता है,
ये याद रखना कि काई स्क्वायर जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमें उस टाइम पे जो है एनालाइज करते हैं हम फ्रीक्वेंसी, ना कि स्कोर, ना रैंक, ना ऑल ऑफ दिस, फ्रीक्वेंसी चेक होती है, ठीक है, काई स्क्वायर में। ओके 64 द वैल्यू ऑफ मीन मीडियन एंड मोड कोइंसाइड करता है। कोइंसाइड कब करता है? जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। ये तीनों चीज़ें, ये तीनों वैल्यूज तब नेगेटिवली स्क्यूड में नहीं करता है, नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं करता। ये जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑन दैट केस ओनली ये तीनों चीज़ें जो हैं वो कोइंसाइड करती हैं। क्लियर? अब आ जाओ 65 पे। स्टीफन एम कोरे जो है वो एसोसिएट करते हैं एक्शन रिसर्च से। स्टीफन एम कोरे एक्शन रिसर्च से जो है रिलेट करते हैं। 66 पे हाउ इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनोवा टेस्ट। एनोवा जो टेस्ट होता है उसका सिग्निफिकेंस हम कैलकुलेटिंग काई स्क्वायर में, टी टेस्ट में, एफ में या पी वैल्यूज में, तो उसका करेक्ट आंसर है सी। दिस इज ऑल्सो स्टार क्वेश्चन, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था और डिफरेंट क्वेश्चन था। 67 पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इम्पार्ट करते हैं टीचर ट्रेनिंग को एट द एलिमेंट्री लेवल पे इन ओडिशा। उड़ीसा के सारे ही उसमें डाइट ही करता है जब हम एलिमेंट्री लेवल पे बात करते हैं। तो एनसीटीई की स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1995 में। ये क्वेश्चन एनटीए में भी पूछा गया था उस टाइम पे। ये इसके साथ छेड़खानी हुई थी कि सारे ही 17 लिख दिए गए थे, लेकिन अक्टूबर मार्च इस तरीके से बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ईयर बदल दिए, जो है मंथ्स बदल दिए, लेकिन डेट वही के वही रखी। तो बच्चे काफ़ी इसमें कंफ्यूज हुए होंगे इन दी एनटीए पेपर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट 69 पे आ जाते हैं। मूविंग ऑन 69। Yes, which of the following objectives is emphasized by NCTE for designing द टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। कि जब टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जाते हैं उस टाइम पे एनसीटीई किस तरह के ऑब्जेक्टिव को एम्फोसाइज करती है? क्या वो इंडिविजुअल नीड्स की बात करती है कि टीचर का इंडिविजुअल नीड्स पूरा होना चाहिए, या टू अचीव द प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट चाहती है टीचर्स के बीच में, असिस्ट करना चाहती है गवर्नमेंट को टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, या रेगुलेट करती है ट्रेनिंग प्रोग्राम को फॉर द ओनली स्पेशल टीचर्स? नहीं नहीं, उसका करेक्ट आंसर आएगा ये कि कोऑर्डिनेशन और उसके अंदर प्लान डेवलपमेंट चाहती है टीचर्स का, ठीक है। तो सबसे बेस्ट आंसर है बी वाला। 70 पे आओ। विच लेवल ऑफ टीचिंग, कौन सा ऐसा लेवल है जो कि डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हायर लेवल है, तो ये कंस्ट्रक्टिव और क्रिटिकल थिंकिंग की बात करता है, तो वो लेवल है रिफ्लेक्टिव। कौन सा लेवल है? रिफ्लेक्टिव। 71 पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर कॉम्पिटेंसीज कम अंडर द डोमेन ऑफ पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड। किस तरह की पर्सनालिटीज में आती है, किस तरह की आती है? वो है लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी। 72 पे आते हैं। 72 में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। जो प्री सर्विस है हैज़ ग्रेटर स्कोप है इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग फॉर द प्यूपल टीचर। तो उसके बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट है, कि हम पेडागोजी कोर्सेज को थ्रू डिस्कशन चलाते हैं, या हम फाउंडेशनल कोर्सेज को क्रिटिकल एक्सपोजर देते हैं, या रिफ्लेक्टिव को हम बेस्ड ऑन द ग्रेटर थिंकर्स या इंटर्नशिप चलाते हैं। तो ये डी ऑप्शन आएगा इसका। 73 पे आओ। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस तरह का शिफ्ट देखा गया था? कंस्ट्रक्टिविज्म से हम बिहेवियरिज्म की तरफ तो जाएंगे नहीं, रोट लर्निंग यानी कि हाँ रोट लर्निंग से कॉन्सेप्चुअल की तरफ जाएंगे, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए 74 पे आ जाते हैं। 74 में असाइनिंग द पोस्टल इंडेक्स नंबर, जो पिन होता है वो आता है नॉमिनल केस में, नंबर्स में आता है तो नॉमिनल केस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ रिलायबिलिटी। नॉट ट्रू बताना, तो रिलायबिलिटी के साथ तो सबसे पहले हम कंसिस्टेंसी जोड़ देते हैं, है ना। तो ये कहता है रिलायबल टेस्ट हमेशा वैलिड होता है। ओके ये भी बात ठीक है कि अगर वो कंसिस्टेंटली रिजल्ट दे रहा है तो दैट मीन्स वो वैलिड है ना उस चीज़ के लिए। रिलायबिलिटी रेफर्स टू द टेस्ट रिजल्ट को रेफर करता है, नॉट द टेस्ट इटसेल्फ। ओके सो रिलायबिलिटी इज द इन नेचर स्टेटिस्टिकल होता है, लेकिन रिलायबिलिटी रेफर्स टू द पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी, किसी पर्टिकुलर टाइप की कंसिस्टेंसी देता है, वो नहीं पॉसिबल है। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वैलिडिटी, कौन सी वैलिडिटी आती है क्राइटेरियन टेस्ट में? क्राइटेरियन टेस्ट में वी आर हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, तो ये एक तरह की मास्टरी लेवल तक जाती है, तो ये होती है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। क्लियर? 77 पे आ जाते हैं।
77 द मेन पर्पस ऑफ आइटम एनालिसिस, जब हम आइटम एनालिसिस करते हैं किसी भी टेस्ट को बनाते समय में, उस टाइम पे हम टू मेक द आइटम मोर रेलिवेंट, हम उस आइटम को बहुत रेलिवेंट बना रहे हैं, टू मेक द आइटम्स मोर मीनिंगफुल, या टू मेक द आइटम्स मोर डिफिकल्ट, हम उसको डिफिकल्ट बना रहे हैं, या टू डिटरमाइन द डिफिकल्टी लेवल एंड डिस्क्रिमिनेटरी इंडेक्स। यस, हम दोनों चीज़ें निकालते हैं। याद रखना, जब भी हम आइटम एनालिसिस करते हैं उस टाइम पे हम डिफिकल्टी जो लेवल है और डिस्क्रिमिनेटरी इंडेक्स, इन दोनों ही चीज़ों को निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं टू टेस्ट की कितना आइटम, कितनी जो चीज़ें हैं हैं वो कितना हमारे टेस्ट को रेलिवेंट है, कितनी डिफिकल्ट लेवल है, कितना उसका डिस्क्रिमिनेटरी किससे अलग अलग है, वो सब चीज़ें हम इसमें निकालते हैं। 78 पे विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इंटेंड टू मेजर द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द चाइल्ड इन अ ग्रुप। तो होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, होता है कि जब हम किसी ऐसा टेस्ट जिसमें हम किसी बच्चे को, ठीक है, उसके साथ की पोजीशन यानी कि रिलेटिव पोजीशन में जज कर रहे हैं, ठीक है, कि और बच्चों के साथ में जज कर रहे हैं, तो परसेंटाइल तो नॉन रेफरेंस टेस्ट आता है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन। सीता ने 40 वर्ड्स पर मिनट जो है विदाउट किसी एरर के टाइप कर दिए हैं, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेजरमेंट। ये एक मेजरमेंट का पार्ट है। इवेलुएशन, हम किसी चीज़ को पास या फेल नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट मेजरिंग कि हमने इतना कर लिया है, ठीक है। 80 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड फॉर इंश्योरिंग द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ अ टेस्ट। जब हम कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे किसी टेस्ट की ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर कर देती है, इंश्योर करती है, उस टेस्ट के क्वेश्चंस आइटम, उस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग, या ये दोनों चीज़ें। तो हम इसमें दोनों चीज़ें लेते हैं, उसके क्वेश्चन में क्या क्या हमने आइटम्स को लिखा है और क्या क्या उसके स्कोरिंग पैटर्न है, वो सब हमारी टेस्ट की ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करती है। क्लियर? यस, यस, आई मस्ट टेल यू 70420 इज माई नंबर, ठीक है। आप मुझे इस नंबर पे हाई लिख के भेज सकते हैं और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लूँगी। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। यू कैन सेव इट और यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर इफ देर इज एनी क्वेरी रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, सो हेयर वी हैव 81। इस 81 में आपको बोला है जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, ठीक है, वो कब आया था? वो दिया था RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में उसका इंट्रोडक्शन हुआ। 82 स्पीयरमैन ब्राउन का जो फॉर्मूला है ना, वो इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द रिलायबिलिटी कोफिशिएंट को नापने के लिए होता है। थ्रू थ्रू विच मेथड? वो है सेल्फ, मतलब स्प्लिट हाफ मेथड। ये इस मेथड में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं टू डिटरमाइन, टू कैलकुलेट द रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, स्टार है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बताया हुआ है कि जब हम कॉस्ट के बेनिफिट निकालते हैं, हम किसी फाइंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर मनी, हम किसी वैल्यू फॉर मनी निकाल रहे हैं या परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन द रीपेमेंट ऑफ द लोन, सेलिंग ऑफ द कॉस्टली आइटम्स, या परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स इन रिलेशन टू द इनपुट, कि हमने कितना उसमें इनपुट लगाया है, उसके रिलेशन पे हम बेनिफिट्स को जज कर रहे हैं, उसको इवैल्यूएट करके। क्लियर है? ठीक है, आ जाइए 84 पे। कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक कॉस्ट होती है डायरेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक का अगर हम कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस। जब भी हम एजुकेशनल फाइनेंस की बात करते हैं तो हम उसमें पब्लिक फंड्स भी लेते हैं, लोकल बॉडीज के लेते हैं, एजुकेशन भी लेते हैं, लेकिन रिलीफ फंड नहीं ऐड करते हैं। 86 इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी लर्निंग टू डू +2 में मेलकॉम थे। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अलग क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। 87 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हार्डवेयर कॉम्पोनेंट? हार्डवेयर नहीं है, नॉट अ हार्डवेयर कॉम्पोनेंट, तो वो है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। यू कैन टच द टीचिंग्स ऑफ प्रिंसिपल्स को हम टच नहीं कर सकते, दिस इज द अंडरस्टैंडेबल थिंग्स। 88 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस में इनकोडिंग, डिकोडिंग एंड मीडियम सब कुछ होता है, तो इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। हमें बताना है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन, BF स्किनर है। 90th क्वेश्चन में आ जाओ। लीनियर प्रोग्रामिंग की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उससे कौन सा रिलेटेड नहीं है? यू हैव टू फाइंड द नॉट रिलेटेड। तो इसमें लर्नर्स का जो रिस्पॉन्स है इस आर कंट्रोल्ड एक्सटर्नली, हम उसको एक्सटर्नली कंट्रोल करते हैं। इट इज़ द स्ट्रेट लाइन प्रोग्राम। यस, स्ट्रेट लाइन प्रोग्राम है। यस,
द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज सीक्वेंस्ड रहते हैं इसमें इनटू द नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में। एंड जो नहीं है वो है एज अ मटेरियल फ्रेम लार्ज स्टूडेंट्स मेक चॉइसेस नो आउट ऑफ दी सेवरल चॉइसेस। काफ़ी चॉइसेस में से उनको चॉइस करने का मौका मिलता है, ये सिर्फ दूसरी वाले में होता है। ठीक है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग में नहीं होता। इसमें स्ट्रेट लाइन एक आपका फ्रेम दिया होता है, आपको स्ट्रेट ही जाना है। यू डोंट हैव अ, यू डोंट मेक चॉइसेस। ठीक है, 91 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। जो एक्सपीरियंस सेंटर्ड होता है उसका नॉट बताना है। तो डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल, यस, व्हेनेवर वी आर डूइंग, व्हेनेवर वी आर डेवलपिंग द एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम, तो हम उसमें एक्सपीरियंस तो डालेंगे ना, उसमें साइकोलॉजी डालेंगे बच्चों की। फिर लर्नर्स जो है उसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस को शो करेगा। ये दोनों चीज़ें एक ही बात बोल रही हैं। इट एम्फसाइज मोर ऑन टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट्स थ्रू बुक्स, और थ्रू बुक्स की बात कर रहा है, एक्सपीरियंस देने की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बुक्स की बात करें, ये बात नहीं हजम हो रही है, तो इसमें आ जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, यस। सो 92, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द डाउनवर्ड फिल्टरेशन जो थ्योरी है वो किसने प्रपाउंड की थी या किसने प्रमोट की थी, और किस लिए वो प्रमोट की गई थी? एजुकेशन फॉर क्लासेस के लिए। किसके लिए? क्लासेस की, जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं कि फिल्टर हो जाएंगे, उन्हीं क्लासेस को सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो एजुकेट होकर बाकी लोगों को एजुकेट कर सके। सो व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन उड़ीसा? कब आया था? 2010 में आया था। इन उड़ीसा की बात हो रही है। विच कमिश्नर यानी कि विच कमिटी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन? थी हॉटॉक कमीशन। ये भी एक स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो स्टार क्वेश्चन। हॉटॉक कमेटी थी जिसने वेस्टेज और स्टैग्नेशन की बात की थी। गाइडेंस इज अ प्रोसेस होता है असिस्टिंग द चाइल्ड टू मेक द विशेस, जो है चॉइसेस, कि जो चाहता है वो कर सके और उसके बारे में उसे सही या गलत का ज्ञान दिया जाता है। 96 पे आ जाओ। विच टाइप ऑफ गाइडेंस डज द स्टेटमेंट राउंड पेग इज अ राउंड होल? राउंड पेग इज इन अ राउंड होल एंड अ स्क्वायर पेग इन अ स्क्वायर होल। तो ये एक तरह का वोकेशनल गाइडेंस आपको दिया है कि एक अगर होल है उसमें राउंड पे उसी के अकॉर्डिंगली सेट हो जाना, तो वो आपको वोकेशनल गाइडेंस देता है कि आपको आपके अकॉर्डिंगली गाइडेंस दी जाती है, जैसा आप बनना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको वोकेशनल गाइडेंस दी जाती है। 97 पे आ जाओ। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताना है इफेक्टिव स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम आता है। तो वह लीडरशिप और मैनेजमेंट क्या करता है? लीडरशिप एंड मैनेजमेंट ये एक इफेक्टिव जो है एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है। 98 पे आ जाओ। इन विच टाइप ऑफ लीडरशिप, किस तरह के लीडरशिप में लीडर्स जो हैं वो पोस्टपोन करते हैं वेन एवर पॉसिबल एंड अवॉइड मेकिंग डिसीजंस देमसेल्व्स? वो क्या करते हैं? बहुत ही लेजी लेजी सा काम करते हैं, वो अपने ही लीडर्स के ऊपर सारी चीजें छोड़ देते हैं कि लेट देम डू देयर अकॉर्डिंगली, राइट? ओके, सो 99 का आंसर है सिंगविन इज अ फेमस एज अ ग्रेटेस्ट टीचर। सो ऑफ विच ऑफ द कैटेगरी? ये है मेंटली डेफिशिएंट। ये सैंगविन थे जिन्होंने बहुत ही मेंटली डेफिशिएंट के ऊपर बात की थी। बहुत ग्रेटेस्ट टीचर है ये। एंड द 100 यानी लास्ट वन है नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पेशल एजुकेशन, कि हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो है डी ऑप्शन, कि हमें टू हेल्प द डिसेबल्ड टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली उनको एडजस्ट करना। ठीक है, ये हमारा कोई स्पेशल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है, रादर हम उनकी नीड्स को फुलफिल करना चाहते हैं, रादर हम उनके डिसेबल्ड फैमिली, मतलब जो डिसेबल्ड की फैमिली उनको कैपेबिलिटीज को इंक्लूड करना चाहते हैं। ठीक है, और मेन स्ट्रीम में। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा क्वेश्चन पेपर एंड होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।